नमस्कार प्यारे साथियों, निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी फ़िलहाल ही में एनसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। उसकी दृष्टि से ये जो क्वेश्चन का सीरीज़ लेके मैं आया हूँ आपके लिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हम पूरा 130 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उन 130 क्वेश्चनों में से केवल इस वीडियो में केवल 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे वो अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें और जुड़ के हम लोग बड़े ही आनंद के साथ क्वेश्चन को, इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए पहले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और ये जो क्वेश्चन रहने वाला है ना, ये आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। ये जो 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये 300 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे कि ये 300 क्वेश्चन का भी रेंज को कवर कर लेगा। तो चलिए, हम क्वेश्चन हमारा लग चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया गया कि एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। हमारे पास 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, उसको हम इस तरह से जोड़ेंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए। चलिए, पहला प्रतिरोध मेरा ये रहा और दूसरा यहाँ है। ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया और प्रत्येक ये जो रेजिस्टेंस है सबका मान 1 ओम है। इसका भी 1 ओम है मान, और इसका मान भी 1 ओम, इसका मान भी है 1 ओम। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किन्हीं भी 2 कोणों के बीच का प्रतिरोध। अब देखिए, एक त्रिभुज में 3 कोण होता है। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण हो गया और ये तीसरा हो गया। किन्हीं भी 2 कोण, मैं इसी 2 कोणों को ले लेता हूँ, उनके बीच का प्रतिरोध। सबसे पहले हमें देखना यह है, देखिए ये क्वेश्चन केवल एग्जाम में ना 5 सेकेंड का है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ आराम से करेंगे। हमें यहाँ कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, हमें यहाँ बिल्कुल समझ के करना है। तो ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाली जो सर्किट है हमारी, देखिए ये आपस में सीरीज में जुड़ा है और ये पैरेलल में हो गया। तो एक नया सर्किट का निर्माण करते हैं। एक नया सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से, यानी कि ये आपस में अब समांतर में हो गए। अब इनका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये देखिए 1 ओम और 1 ओम मिलके 2 ओम हो गया और नीचे वाला 1 ओम ही रहेगा। ये समांतर हो गया। अब समांतर के लिए एक फॉर्मूला होता है, R बराबर R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं, बहुत ईजी है। R1 कितना है हमारा 2 ओम, R2 है 1 ओम, फिर 2 प्लस 1, बस 2/3 ओम, जो कि किस में है हमारा 2/3 ओम, ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये रहा पहले क्वेश्चन का हमारा पहला आंसर, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, अक्सर आते हैं। तो चलिए, समझ में आ गया ना? अगर समझ नहीं आया होगा तो तुरंत आप कमेंट कीजिए। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कलर कोडित कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड हरा, नीला, पीला, सुनहरा प्रतिरोध का आवृत्ति प्रतिरोध और उसकी सहनशीलता को ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत होशियार हैं, ये सब पढ़ चुके होंगे। देखिए एक सीक्वेंस चलता है,
बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसमें से हमें कलर देखना होता है। ये इसका एक नंबरिंग चलता है, जैसे ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहला क्या है कि कार्बन का प्रतिरोध है, कलर कोड पहला है हरा। अब देखिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये क्या बोल रहा है, सहनशीलता। सहनशीलता को कौन दर्शाता है, चौथी पट्टी। यहाँ चौथी पट्टी है सुनहरा रंग का, तो सुनहरा रंग यानी कि गोल्डन रंग। गोल्डन का टॉलरेंस होता है +-5। तो ए और बी तो पहले ही, ए और बी ये तो गलत हो गया पहले ही। अब इसमें से देखिए कॉमन है दोनों, तो हमें इसको छोड़ दीजिए। अब तीसरे वाले कलर को देखते हैं। तीसरा कलर है हमारा पीला, येलो, जो कि 4 नंबर पे है। इसका मान होता है 10⁴ यानी कि टोटल कितने बिंदु कितने जीरो होना चाहिए, 5 और 6 के बाद 4। तो देखिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को ना आप एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व कीजिए। आप पहले टॉलरेंस को देख लीजिए। टॉलरेंस अगर सबका सेम है तो फिर आप पहले अंक को देखिए। अगर अंक सेम है तो और क्वेश्चन ये आसान हो जाता है आपका। ठीक है, तो फिर भी चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कलर है हरा, तो हरा देखिए किस में है, 5 नंबर में, तो यहाँ लिख दिए 5 गुणे। दूसरा है नीला, नीला किस में है, 6 में, 6। ये जो पहला और दूसरा नंबर का कलर होता है ना, ये अंक को दर्शाता है हमारा, किसको, अंक को। और फिर तीसरा है पीला कलर। अब पीला देखिए येलो किस में है, 4, ये गुणांक को दर्शाएगा। तो गुणांक कितना है, 4। और जो हमारा सुनहरा है ये टॉलरेंस को यानी कि सहनशीलता। तो गोल्डन का सहनशीलता होता है +-5%। यहाँ पे देखिए केवल प्लस थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया है, ये +-20%, +-10%, +-5% हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो वही आता है 1 2 3 4 +-5, जो कि दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। अब इसी जिस तरह से सुनहरे का होता है +-5, इसी तरह रजत का होता है +-10। नो कलर का होता है +-20। ठीक है, तो ये हो गया। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा है, निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने पर बदल जाता है। बताइए ऐसा कौन सा प्रतिरोध है जिसका प्रकाश पड़ने पर रेजिस्टेंस का मान बदल जाता है, यानी कि वो किस पर निर्भर कर रहा है, उसका प्रतिरोध प्रकाश पर निर्भर कर रहा है। प्रकाश पड़ने पे प्रतिरोध उसका बढ़ जाता होगा, या फिर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश खत्म होने पर उसका प्रतिरोध घट जाता होगा। जो भी होता होगा हम देखेंगे इसमें कि क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा LDR का नाम। LDR इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि ये जो रजिस्टर है ये किस पे डिपेंड हो रहा है, ये लाइट पे डिपेंड हो रहा है, यानी कि प्रकाश पे डिपेंड हो रहा है। तो ये जो LDR होता है ये फोटो इंडक्टिव के सिद्धांत पे कार्य करता है। और फोटोवोल्टेइक के सिद्धांत पे कौन कार्य करता है, बताइए फटाफट। तो फोटोवोल्टेइक के सिद्धांत पे हमारा कार्य करता है सोलर सेल। सोलर सेल फोटोवोल्टेइक सिद्धांत पे कार्य करता है, और LDR फोटो इंडक्टिव के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक सभी भाई को समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि लाइट बढ़ने पर, इसमें जब लाइट बढ़ जाता है तो इसका प्रतिरोध घट जाता है,
और जब लाइट घट जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये LDR। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। देखिए चौथा है, इनमें से कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं है? बताइए बताइए, इनमें से कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं है? देखिए हम सबसे पहले हमको पता है कि घटक होते हैं दो प्रकार के। घटक होता है दो प्रकार का, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। अब पैसिव और एक्टिव किसको कहते हैं ये ध्यान से सुनिए। एक्टिव यानी कि एक्टिव घटक, एक्टिव एलिमेंट, वह उपकरण जो ऊर्जा को अनंत समय तक डिलीवर करने में सक्षम होते हैं, वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और पैसिव एलिमेंट होते हैं कि वह उपकरण जो अनंत समय तक डिलीवर तो नहीं कर सकते परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ये पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका जो उदाहरण है, इनके उदाहरण को देखते हैं कि पैसिव एलिमेंट का उदाहरण क्या क्या होता है। तो पैसिव एलिमेंट का उदाहरण होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और बल्ब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंप जिसको बोलते हैं, बल्ब, ट्रांसफार्मर। तो ये सभी किस में आएंगे? ये पैसिव एलिमेंट में आएंगे। और एक्टिव एलिमेंट में देखते हैं क्या क्या आता है। इसमें आता है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और इसमें आता है डायोड, FET और ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, सब इसी में आते हैं। ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, बैटरी। तो ये हो गया इसका उदाहरण। अब देखिए हमसे पूछा है निष्क्रिय घटक कौन सा है, यानी कि निष्क्रिय घटक इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो एक्टिव घटक को पूछ रहा है, तो एक्टिव घटक देखिए इसमें से डायोड एक्टिव घटक किस श्रेणी में आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एक्टिव घटक। आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट कुछ भी कीजिए लेकिन जल्दी कीजिए। अब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि पैसिव एलिमेंट के उदाहरण कौन कौन से हैं और एक्टिव एलिमेंट के उदाहरण कौन कौन से हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए क्वेश्चन है, तांबे के तार की बनी एक कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है। 30 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध का मान होगा। दिया गया है 0.0004 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसमें ये जो 0.004 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, ये अल्फा का मान दिया है। ये पूछ रहा है हमसे ताप गुणांक। ताप गुणांक, तो ताप गुणांक का सूत्र होता है RT बराबर R0 1 + अल्फ़ा T। ये इसका सूत्र होता है। अब हम यहाँ से निकालते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकालते हैं R0। ये R0 क्या होता है? ये जो पहला हमारा 100 ओम का जो प्रतिरोध है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है, ये इसको हम R0 की जगह पे रखेंगे। तो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। 1 + अल्फ़ा का मान दिया है 0.004 गुणे T। अब T आपको देखना है यहाँ से कि 0 से 30 डिग्री सेल्सियस, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम था, अब 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना ओम होगा। तो ये तापमान में T होता है तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन कितना हुआ 30 डिग्री सेल्सियस का। सिंपल है। अब इसको 1000 से भाग देते हैं तो ये हमारा तीनों 0 हो जाएगा कट, यहाँ से ये जाएगा कट, ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा कट। अब इसको सॉल्व करते हैं। RT बराबर 4 × 3 = 12,
4 3 12 और एक ये हमारा पहले से रहा बटे 10 बराबर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11.2 ओम आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो पहला होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर होगा। तो पढ़ने में आनंद आ रहा है साथियों, कि ऐसा तो नहीं कि बस हम पढ़ते जा रहे हैं, कोई आनंद ही नहीं है। पढ़ाई के साथ आनंद भी ज़रूरी होता है। ठीक है, रिलैक्स माइंड में होके पढ़िए, बिल्कुल फ्री होके। आपको टेंशन रखना ही नहीं है, क्योंकि आप एनसीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर टेंशन रखेंगे एग्ज़ाम में तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं रखना है। चलें आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, और इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। किरचॉफ का वोल्टेज नियम यानी कि केवीएल का सिद्धांत कार्य करता है। केवीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किरचॉफ के 2 नियम थे। किरचॉफ ने कितना नियम दिया था? 2 नियम दिया था। पहला है केसीएल, दूसरा है केवीएल। केसीएल में क्या होता है कि इसमें होता है कि धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, इसमें विभव का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक ना? इसमें जिस तरह से धारा में जिस तरह से केसीएल में करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है, इसी तरह इसमें विभव का बीजगणितीय योग 0 होता है। समेशन आई आर बराबर 0। ये तो हो गया किरचॉफ का नियम, ये हो गया हमारा किरचॉफ का नियम। अब ये पूछ रहा है हमसे कि ये जो केसीएल है और ये केवीएल, ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, इनका सिद्धांत क्या होता है, तो आपको यही चीज़ बताना है। तो केवीएल कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण, और केसीएल करता है आवेश संरक्षण। तो अब आप देखिए इसमें से कौन सा आपका सही जवाब हो सकता है। तो सही उत्तर हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी, किरचॉफ का केवीएल नियम ऊर्जा संरक्षण पर। यदि यहाँ पे पूछा होता केसीएल के बारे में, तब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए, और ये आपका है संवेग। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इसका आंसर तो आप सबको आना चाहिए। ये बिल्कुल चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। ऐसे क्वेश्चन ना आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी। हम तो यहाँ बस रिवीजन कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं। बाकी तो तैयारी आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो क्वेश्चन रहा हमारा, 3 एक समान प्रतिरोध सीरीज में जोड़े गए हैं और उसके बाद समांतर में, पहले को दूसरे के साथ जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, 3 एक समान प्रतिरोध, मान लीजिए कि मैं 3 ओम का प्रतिरोध लेता हूं एक समान, पहले सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो पहले उनको सीरीज में जोड़ेंगे, इसके बाद उन्हीं प्रतिरोध को समांतर में जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसका मान क्या होता है। ये रहा 3 ओम के, ये भी मेरा 3 ओम का रहा, ये भी 3 ओम का ही है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। टोटल हो जाएगा कितना हमारा? 9 ओम। चलिए फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, और ये
तीसरा प्रतिरोध। हर एक प्रतिरोध का मान 3 ओम हम मान के चलते हैं। ऐसा आप कुछ भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं मान रहा हूँ आप वही मानेंगे। तो ये सीरीज में सारे प्रतिरोध जुड़ जाएंगे तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 9 ओम। अब इसी को हम समांतर में जोड़ते हैं तो ये किस तरह से बनेगा, तो चलिए समांतर में भी जोड़ के देख लेते हैं। आप अगर इसका कनेक्शन अलग अलग करते हैं, कनेक्शन में परिवर्तन करते हैं तो इसके मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा समांतर में, ये भी हमारा 3 ओम का ही है, ये 3 ओम का और ये 3 ओम का। अब समांतर में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है R/N, ये होता है ना। R कितना है, 3 ओम का प्रतिरोध है और टोटल प्रतिरोध कितने लगे हैं, 3 ही प्रतिरोध लगे हैं। तो टोटल हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 ओम। अब बोल रहा है कि पहले को दूसरे के साथ जोड़ने पर, यानी कि ये पहला, इसको हम दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, पहला है 9, दूसरा है 1, 9/1 ओम। ये रहा हमारा सही आंसर। बस सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई बहुत साइंटिस्ट वाली फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, और ऐसे क्वेश्चन तो आपको पहले से ही आ रहे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, जो कि लैंप से संबंधित है। किसी वोल्टेज सोर्स से अनेक लैंप समांतर क्रम में संयोजित हैं। इसमें से एक लैंप किसी कारण से जल जाए तो अन्य सभी लैंप। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आया ना तो फिर बेकार है, समझिए। किसी वोल्टेज सोर्स से अनेक लैंप समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि ये मेरा वोल्टेज सोर्स हो गया, ये मेरा वोल्टेज सोर्स हो गया, इसके समांतर में अनेक लैंप जुड़े हैं। मान लीजिए कि मैं 3 लैंप को ही जोड़ देता हूँ, अनेक लैंप नहीं जोड़ूंगा। ये मेरा पहला लैंप हो गया, इस सोर्स के समांतर क्रम में ही जोड़ना है आपको। ये दूसरा लैंप हो गया और ये तीसरा लैंप। तो देखिए, आपको पता होगा कि वोल्टेज समांतर परिपथ में सबका वोल्टेज सेम होता है। अगर इस लैंप, ये लैंप हमारा हो गया फ्यूज, किसी तरह से हो गया फ्यूज या फिर जल गया, तो इन लैंप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन है बुझ जाएगा, नहीं, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं होगा। बचे हुए लैंप धीमी रोशनी करेंगे। अगर ये सीरीज में जुड़ा होता तो हम मान लेते प्रभावित नहीं होंगे, बिल्कुल सही, कोई प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में जब कनेक्ट होता है सर्किट तो बाकी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो उन सभी को भी बराबर वोल्टेज मिलता रहता है। इसके वजह से वो अपना काम अच्छे तरीके से करते रहते हैं। घरों में भी यही वायरिंग होती है, घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो यही कनेक्शन होते हैं। देखिए, आप बहुत सारे लैंप लगाए होते हैं, ये आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं। कोई एक लैंप खराब हो जाता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे बाकी लैंप भी नहीं जलेंगे, वो तो आराम से जलते रहते हैं। फिर खराब हुए लैंप को हम चेंज कर देते हैं, ठीक। तो ये इसका सही आंसर ये हो गया। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ना, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलें आगे बढ़े और चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि न्यूमेरिकल है, लैंप का ही न्यूमेरिकल है। 2 बल्ब 200 वोल्ट AC की श्रृंखला में 230 वोल्ट 100 वाट तथा 230 वोल्ट 50 वाट से जुड़ा है, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। बताइए, फटाफट बताइए। देखिए, इसमें क्या होता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, और जिसका पावर कम होता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अब देखिए कैसे होता है, हम इसको कैसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि पावर ज़्यादा होता है तो प्रतिरोध होता है कम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है पावर निकालने का, P = V² R,
यहाँ से हमें पता चलता है, यानी कि ये देखिए रजिस्टेंस और पावर एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि रजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर घटेगी। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं जिसका पावर कम होगा उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। पावर कम किसका है? 50 वाट का, तो इसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना वो ज़्यादा तेज़ चमकता है। अब इसमें ऑप्शन में देखिए कि कौन इस तरह का ऑप्शन है। ऑप्शन है 25 वाट का लैंप अधिक चमकीला होगा। बिल्कुल सही, यही हमारा सही उत्तर होगा। और दोनों लैंप एक समान चमकीला होंगे? ना ना, ऐसा तो नहीं। अब पावर रेटिंग अलग अलग है, वोल्टेज तो सेम है लेकिन पावर रेटिंग अलग है, तो ऐसा केस नहीं आएगा। फिर 25 वाट का लैंप अधिक चमकीला होगा, नहीं, यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 100 वाट होना चाहिए। ठीक है, ये 100 वाट ये नहीं होगा, कोई बल्ब नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपको ऑप्शन कंप्लीट करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो सिंपल से देखिए 10 सेकेंड भी नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस आप इस पावर के फॉर्मूला को अगर आपको ध्यान में रख सकते हैं तो रख लीजिए, ये आपको तुरंत आंसर निकाल के दे देगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये यूनिट के बारे में पूछा, ऊष्मा की व्यवहारिक इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की व्यवहारिक इकाई, ऊष्मा की SI इकाई होती है जूल, और व्यवहारिक इकाई होती है कैलोरी। अब आप देखिए किस ऑप्शन में है हमारा सही जवाब। ऊष्मा की व्यवहारिक इकाई कैलोरी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। और अगर SI इकाई पूछता तो हमारा हो जाता ऑप्शन नंबर डी, बट हमें अभी ऑप्शन नंबर डी नहीं करना है। ये जूल ऊर्जा की भी इकाई होती है, किसकी? ऊर्जा की। न्यूटन इकाई होती है बल की। सेंटीग्रेड होती है तापमान की। ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। ये बहुत ही कन्फ्यूजन में डाल सकता है आपको, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो। जूल और कैलोरी दोनों ऑप्शन में अगर आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि SI इकाई होती है जूल और इसका व्यवहारिक इकाई होती है कैलोरी, और सेंटीग्रेड तापमान का होता है, न्यूटन बल का होता है। सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये लैंप का ही क्वेश्चन है, लैंप के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, ढंग से देखेंगे। क्वेश्चन है, एक समान वोल्टेज रेटिंग वाले दो बल्बों की पावर क्रमशः 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि प्रतिरोध R1 तथा R2 है तो बताइए इसमें से क्या होगा? सिंपल है, कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले हम R1 के लिए निकालते हैं, तो P1 बराबर होता है V² बटे R1, P2 बराबर V² बटे R2। यहाँ से आप सूत्र बना सकते हैं कि R1 बराबर V² बटे P1, और यहाँ से बना सकते हैं R2 बराबर V² बटे P2। वोल्टेज सबका सेम है, वोल्टेज रेटिंग सबका सेम है, ठीक है, एक समान वोल्टेज रेटिंग है। तो हमारे पास दिया क्या है? R1 और P1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकालेंगे V² बराबर R1 गुणे P1 R2 गुणे P2। अब R1 कितना है? कोई मान नहीं है R1। P1 है हमारे पास 200 वाट, और R2 भी हमें नहीं दिया गया है, और P2 है 100 वाट। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए। अब कितना आ रहा है हमारे पास? R2 बराबर 2R1। देखिए किस में है, किस ऑप्शन में है, फटाफट देखिए। R2 बराबर 2R1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है।
देख लीजिए, बहुत ही इजी। ये जो पावर का फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला है। आप इसको याद कर लीजिए, इसको एक नोटबुक में लिख लीजिए, इसको ध्यान से और याद कर लीजिए। यहाँ से आपको पावर निकालने के लिए, ये सूत्र आपको पावर निकालने के लिए काम आएगा, वोल्टेज निकालने के, रेजिस्टेंस निकालने के, करंट निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं ना, तो समझिए आप इस ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, 5-5 सेकंड में इसका जवाब देके आगे निकलेंगे। तो चलिए अब हम आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित संबंधों में कौन गलत है। हमें पता है P बराबर VI, और यहीं से निकल के आता है P बराबर I²R और P बराबर V²R। अब यहाँ से हम अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं। I बराबर P/V, ये पहला फार्मूला निकल के आता है। फिर I बराबर रूट P/V, सॉरी R, ये दूसरा फार्मूला हो गया हमारा। और तीसरा फार्मूला होता है V बराबर रूट P गुणे R, P इंटू R। तो अब इसमें से देखिए आपका सही कौन सा सही होगा, सॉरी कौन सा गलत होगा। सही तो हमको ये है, ये तीनों हमारा सही है, गलत कौन सा होगा। V बराबर अंडर रूट P इंटू R, V बराबर अंडर रूट P इंटू R, ये तो सही है, और यानी कि ये गलत होगा। हमसे गलत पूछा है ना, तो जो गलत होगा उसको हम सही करेंगे और जो सही होगा उसको हम गलत करेंगे। फिर दूसरा दिया है I बराबर P/V, तो I बराबर P/V, ये भी नहीं होगा हमारा सही जवाब। P बराबर V²/R², ठीक है, तो ये होगा हमारे पास गलत, क्योंकि ये देखिए I बराबर अंडर रूट P/R, ये दिया हुआ है I बराबर अंडर रूट P/R, यानी कि ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर C, P बराबर V/R²। R² में होता ही नहीं है इसका पावर का फार्मूला, V²/R होता तो हम सही मानते, लेकिन ये V/R² दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये रहा इसका आंसर। अब चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इनमें से किस कैपेसिटर का मान परिवर्तनशील होता है। गैंग कैपेसिटर, रीमर कैपेसिटर, A तथा B दोनों, और पेपर कैपेसिटर। मेरा तो सही जवाब A तथा B दोनों है, आपका क्या है देखिए कैसे। ये जो गैंग कैपेसिटर और रीमर कैपेसिटर दिया है, इन दोनों का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में ये क्या करते हैं, ये आवश्यकता के अनुसार ये अपने कैपेसिटेंस के मान को, कैपेसिटेंस की वैल्यू को घटाते बढ़ाते रहते हैं। हम जितना हमें आवश्यकता होगा उसके हिसाब से हम इसके मान को परिवर्तन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो गैंग कैपेसिटर और रीमर कैपेसिटर दोनों परिवर्तनशील कैपेसिटर होते हैं। और ये रहा मेरा पेपर कैपेसिटर, तो इसका फैन में उपयोग किया जाता है, चाहे सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, फैन में पेपर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो ये इसका हो गया, सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 14। 110 वोल्ट की सप्लाई के लिए 220 वोल्ट तापक का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा पैदा हुई ऊष्मा होगी। अब आपको यहाँ पे फार्मूला नहीं निकाल, वो वाला फार्मूला नहीं निकाला, H बराबर I²RT। यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा P बराबर I²R। देखिए 110 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन लोड कितना है, पावर कितना है, 200 वोल्ट, यानी कि रजिस्टेंस है ज़्यादा, तो करंट हो जाएगा कम। करंट कितना कम होगा, वोल्टेज इसका आधा है, तो करंट भी कितना हो जाएगा इसका 1/2 के स्क्वायर में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4, ऑप्शन नंबर C। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों को तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में, कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो बस टाइम पास के लिए दिया हुआ है, समझ लीजिए।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता आपको। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध संधारित्र परिपथ में खपत होने वाली पावर होती है। शुद्ध संधारित्र, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे संधारित्र की, यानी कि कैपेसिटर की। शुद्ध संधारित्र की पावर होता है VI cos फाई, VI cos फाई। यहाँ पे फाई का मान होता है, फाई होता है फेज एंगल, और फाई का मान होता है 90 अंश, यानी कि कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान होता है 0। कितना होता है? 0। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि यही हमारे इंडक्टर के लिए पूछा होता है, एल के लिए, तो एल में कितना होता है? एल में भी होता है कॉस 90 अंश का फेज डिफरेंस, और इसका मान भी हो जाएगा 0। यानी कि शुद्ध संधारित्र परिपथ या शुद्ध इंडक्टर परिपथ का यदि पावर पूछ दे आपसे कि कितना पावर खपत होगा, तो ये 0 पावर खपत करेंगे, यानी कि कोई पावर खपत नहीं करेंगे। पावर खपत फिर कौन करता है? प्रतिरोध, प्रतिरोधी परिपथ पावर खपत कराते हैं, पावर खपत कराते हैं। और ये पावर खपत कैसे कराते हैं? सक्रिय घटक की वजह से, सक्रिय घटक, और सक्रिय घटक होता है किलोवाट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, किसी भाई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, सबको बराबर समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धारिता यानी कि कैपेसिटेंस प्रभावित नहीं होती है। कैपेसिटेंस किस चीज़ से प्रभावित नहीं होती है, ये चीज़ हमें बताना है। इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन होता है हमारा परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। A होता है हमारा क्षेत्रफल, एरिया प्लेट की, और D यानी दूरी। चलिए देखते हैं कि पहला क्या है। A प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल बिल्कुल इस पर यह प्रभावित होती है, और यह डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इस पर भी ये प्रभावित होती है। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी पे भी प्रभावित होती है। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये कोई सही जवाब नहीं माना जाएगा। इन सब पे निर्भर करता है। हमसे पूछा गया है कि निर्भर किस पर नहीं करता, वो चीज़ हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब एप्सिलॉन का मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। एप्सिलॉन का क्या मात्रक होता है? फैराड प्रति मीटर। और इसी तरह एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर, और इसका ये मात्रकहीन होता है, ये मात्रकहीन होता है। ये एग्ज़ाम में आता है, आप लोग इसको नोट करिए। और एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है हमें? एप्सिलॉन नॉट हमें बताता है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है सापेक्षिक विद्युतशीलता। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन होता है हमारा सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट होता है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने बता दिया 8.854 गुणे 10⁻⁻12
फैराड प्रति मीटर। यहाँ तक किसी को भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इनका एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर, एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए, इसका सही जवाब होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता, हमसे पूछा गया है किससे प्रभावित नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रृंखला में संयोजित दो समान कैपेसिटर तथा समांतर में संयोजित दो समान कैपेसिटर, यानी कि समान मान के कैपेसिटर हैं, एक बार इसको सीरीज में जोड़ा गया है और एक बार इसको समांतर में जोड़ा गया है। ये हो गया समांतर का और ऊपर वाला है सीरीज का। तो जिस तरह से प्रतिरोध और इंडक्टर का मान सीरीज में जुड़ता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है कैपेसिटर का। इसमें कैपेसिटर मान लीजिए सी मान का है और ये भी सी मान का ही है। तो सीरीज में सीरीज में जुड़ेगा नहीं, सीरीज में घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2C अनुपात है। ये समांतर में हो जाएगा 2C, तो C से C गया कट, बच कितना गया 1/4, यानी कि 1:4। अब 1:4 है ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि यही इंडक्टर और रजिस्टर में पूछा होता तो सीरीज में रहता तो वो जुड़ जाता, समांतर में रहता तो वो घट जाता। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैपेसिटर लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कहाँ है? ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि कैपेसिटर को सबसे पहले देखते हैं हम कि कैपेसिटर को लगाना कहाँ चाहिए। इंडक्टिव लोड के काफ़ी पास नहीं, इंडक्टिव लोड के पास नहीं, इंडक्टिव लोड के काफ़ी दूर, ये भी नहीं, कहीं भी। हाँ, ये आपके लिए सही है ना कि कहीं भी लगा दो, क्या दिक्कत है, अपने को काम करना चाहिए ऐसा नहीं, कहीं भी गलत माना जाएगा। इंडक्टिव लोड के टर्मिनल पे बिल्कुल ये क्वेश्चन ओके है कि इंडक्टिव लोड के पास दूर से कोई मतलब नहीं, इंडक्टिव लोड के टर्मिनल पे ही लगाएंगे। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, कार्य देखते हैं। यदि इसको आप सीरीज में लगाते हैं तो ये फेज विभक्त का काम करेगा, फेज विभक्त का काम करेगा। यदि समांतर में लगाते हैं आप तो ये पावर फैक्टर सुधारता है। ये हो गया। मोटरों में लगा होता है ना, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही लगा होता है, वहाँ फेज विभक्त का काम करता है। और जब हमें पावर फैक्टर सुधारना होता है तो हम समांतर में लगाते हैं। इंडक्टिव लोड जो होता है ये इसकी इंडक्टेंस गुण के कारण पावर फैक्टर घट जाता है और जिसे हमें सुधारने के लिए कैपेसिटर लगाना पड़ता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 शुद्ध कैपेसिटर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। अब चलिए डायग्राम बना के सीधे देखते हैं। शुद्ध कैपेसिटर, शुद्ध कैपेसिटर में धारा लीड करती है। इसका एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। यहाँ पे होता है करंट, यहाँ पे होता है वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज से 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री आगे होती है शुद्ध कैपेसिटर में। और यदि बात करें हम इंडक्टर की तो इंडक्टर का ग्राफ ऐसे होता है। यहाँ पे होता है वोल्टेज, यहाँ पे होता है करंट। ये करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है इंडक्टर में। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, बिल्कुल सही है। वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे नहीं है, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। 45 डिग्री वाला तो कोई गेम ही नहीं है। वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। यदि पूछ लेता आपसे इंडक्टर के बारे में, किसके बारे में, इंडक्टर के बारे में, शुद्ध इंडक्टर, तो ये वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाता, ठीक है। इसके जगह पे यदि पूछा होता कि एसी सर्किट में, एसी परिपथ में, तो भी यही जवाब होता कि एसी परिपथ में भी यही होता है, ठीक है।
तो ये रहा क्वेश्चन। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमें अभी बहुत से सवाल सॉल्व करने हैं। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? वोल्ट प्रेरकत्व की ये सबको पता है, हेनरी। अब देखते हैं, वोल्ट एम्पियर प्रति कूलाम, वोल्ट सेकेंड प्रति कूलाम, कूलाम एम्पियर सेकेंड प्रति कूलाम। अब देखिए यहाँ पे तो हेनरी का नामो निशान नहीं है। अब आपके साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है। देखिए नाइंसाफ़ी होना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने बताया था, होता है V बराबर L di/dt। ये जो di/dt होता है ये किसका होता है? ये कूलाम का मान होता है di/dt। ठीक है, यहीं से हम निकालने की कोशिश करेंगे इस फार्मूला को। तो हमें निकालना है इंडक्टर का, तो L बराबर V। ठीक है, V बटा Q बराबर IT होता है ना, तो Q। अब यहाँ से क्या होगा? वोल्ट प्रति कूलाम है क्या ऑप्शन में? वोल्ट प्रति कूलाम भी नहीं है। हालांकि ये भी हमारा सही है, ये जो आया है मात्रक हमारा इकाई, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन में आता है, इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। L बराबर V, हाँ Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है? ये दिया है I डिवाइडेड बाई टी। I हो गया हमारा धारा, I हमारा यहाँ हो जाएगा, और इसके बटे में T है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर। अब है ऑप्शन में वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर, बिल्कुल है ऑप्शन में। ठीक है, अब तो नाइंसाफ़ी नहीं हुआ ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको आपका लेवल चेक करता है ये कि आपसे आता कितना है। ये तो सबको पता है कि प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है, बट ये सबको पता नहीं होता था, तो आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 कैपेसिटर की धारिता का अनुपात 1:2:3 है और उसके एक्रॉस वोल्टता का अनुपात 3:2:1 है, उसका उल्टा। तो कैपेसिटर में ऊर्जा स्टोरेज क्या होगा? ऊर्जा एनर्जी E बराबर होता है 1/2 CV², 1/2 CV²। अब हम इसी फार्मूला की मदद से ज्ञात करेंगे कैपेसिटर की धारिता E1 अनुपाते E2 अनुपाते E3। 1/2 C कितना दिया हुआ हमारा? 1 गुणे V कितना है? 3, इसका स्क्वायर अनुपात 1/2 गुणे 2 का स्क्वायर अनुपात 1/2 3 गुणे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 1/2 और 1/2 ये तो हो गया आपस में कैंसिल। अब बचा क्या? 1 गुणे 3 त्रिकाई 9 अनुपाते 2 गुणे 2 दूना 4 अनुपाते 3 गुणे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 9 अनुपाते 4 दूनी 8 अनुपाते 3, 9 8 3 ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है। बहुत ही, आप इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरिए मत, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। अपने अंदर से डर को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, गोली मार दीजिए, जो इच्छा वो करिए, लेकिन अपने डर को निकालिए। ये बिल्कुल देखिए कितना ईजी हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको पूछा होता कि इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए ऊर्जा आप क्या लगाते हैं? ऊर्जा सूत्र क्या लगाते हैं आप? 1/2 LI²। ये इंडक्टर के लिए, और पहले हम जो सॉल्व किए थे वो कैपेसिटर के लिए था। और यदि पूछ लेता आपसे गतिज ऊर्जा का, किसका? गतिज ऊर्जा,
तो गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो ये मैंने तीनों का बता दिया आपको, कैपेसिटर, इंडक्टर और गतिज ऊर्जा का। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। बिल्कुल आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लोड के स्विच को बंद करने से स्फूलिंग, इस स्फूलिंग का मतलब होता है स्पार्किंग। स्पार्किंग स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में विद्यमान है। अब देखिए, एक होता है इंडक्टर। इंडक्टर, ये इंडक्टर क्या करता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और एक इसी तरह होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर करता है विभव के मान में परिवर्तन, विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध। तो यहाँ हमें पूछा है किसके बारे में, यहाँ तो हमें स्पार्किंग के बारे में पूछा है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जब धारा के मान में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को रोकता है कौन, इंडक्टर, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग कहाँ होती है, टर्मिनल पर होती है। ठीक, तो उच्च इंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर डी में है, उच्च इंडक्टेंस के कारण यहाँ स्पार्किंग होने का कारण है। जब हाई इंडक्टेंस का मान हो जाता है तो टर्मिनल पर स्पार्किंग होता है। कब, जब कोई स्विच लोड के साथ कनेक्ट हो तब। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा उच्च इंडक्टेंस। और उच्च कैपेसिटेंस कब होता है, जब विभव के मान में परिवर्तन होने का विरोध करता है, वो कहलाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में घरेलू एकल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है। बिल्कुल देखिए, भारत के जो घरों में सप्लाई होती है वो होती है सिंगल फेज एसी। वो क्या होती है, सिंगल फेज एसी। और ये होती है 230 वोल्ट। ये 230 वोल्ट होती है आरएमएस वोल्टेज। कौन सा होती है, आरएमएस वोल्टेज। तो ये रखा है और आरएमएस वोल्टेज। पल्सेटिंग वोल्टेज और पीक टू पीक वोल्टेज ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। जो घरों में 230 वोल्ट के सिंगल फेज की सप्लाई आते हैं जिसको हम उपयोग करते हैं ना, वो आरएमएस वोल्टेज होती है। और जो डीसी की वोल्टेज यदि पूछ देता तो वहाँ पे एवरेज वोल्टेज हो जाता, औसत वोल्टेज हो जाता, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर है ये ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए आप। 2-5 सेकंड का समय है अपने पास, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। और अब क्वेश्चन भी कम ही बचे हैं, करीब 5-7 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के लिए शक्ति गुणांक क्या है, इसको हमने अभी अभी देखा था। शुद्ध इंडक्टिव यानी कि एल के लिए पावर कितना होता है, VI cos फाई। ये जो फाई होता है फेज एंगल को बताता है। फेज एंगल शुद्ध इंडक्टिव परिपथ हो या शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ है, फेज एंगल हमेशा होता है 90 अंश। यदि फेज एंगल 90 अंश हो गया तो हो जाता है हमारा cos 90 अंश। कितना हो जाता है, cos 90 अंश। और cos 90 अंश का मान होता है 0, 0। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 0 होगा।
लीडिंग लैगिंग ऐसा कोई मामला नहीं है। यदि हमें पूछता कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होता है तो हम यहाँ पे ऑप्शन कर देते सी को सही, लेकिन अभी हम सी को सही नहीं करेंगे। और यदि पूछ देता कि कैपेसिटर में धारा का प्रवाह कैसे होता है तो हम लिख देते लीडिंग। लेकिन हमसे धारा के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, हमसे केवल पावर फैक्टर के बारे में पूछा है। तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर बिल्कुल शून्य होगा शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटिव में। ठीक है। और यदि हमसे रजिस्टर के बारे में पूछता कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए पावर फैक्टर कितना होगा, तो देखिए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का वोल्टेज भी इसी में होता है और करंट भी इसी में होता है। तो फेज एंगल कितना हो जाएगा? फेज एंगल इसमें हो जाएगा इकाई 1, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विद्युत नियमानुसार अनुमत्य आवृत्ति विचरण कितना माना जाता है? ये एक तरह से देखा जाए तो ये टॉलरेंस को बता रहा है, सॉरी टॉलरेंस को ही बता रहा है। तो भारतीय विद्युत नियमानुसार फ्रीक्वेंसी में 3% का विचलन माना जाता है। अपने इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इस 50 हर्ट्ज में 3% का उतार चढ़ाव होगा, जो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर 3% का उतार चढ़ाव है तो वो भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस 50% का यदि 50 हर्ट्ज का 3% यदि देखा जाए तो 48.5 हर्ट्ज से 51.5 हर्ट्ज। यदि 50 से बढ़ के 51.5 हो जाता है और 50 से बढ़ के 48.5 हर्ट्ज हो जाता है तो भी भारतीय विद्युत नियम के खिलाफ नहीं है। इतना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो विचलन कितना होना चाहिए? 3%। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 3% होना चाहिए। चलें आगे बढ़े। अब चलिए पढ़ते हैं। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 1/4 गुनी कमी कर दी जाए तो धारा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बताइए तो धारा क्या होगा? धारा पूछा है हमसे। धारा होता है I बराबर V/XL। XL बराबर होता है 2πfL। इस F को बोल रहा है कि 1/4 कम कर दी जाए। 1/4 कम कर देंगे F को तो ये जो हमारा I है, यानी कि ये जो हमारा I है ये भी 1/4 कम हो जाएगा। ये क्या होगा? ये भी 1/4 कम हो जाएगा। देखिए क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी 1/4 कम हो जाती है तो हमारी XL भी 1/4 कम हो जाती है। और XL, ठीक है, XL 1/4 हो जाएगी कम, तो धारा भी हमारी हो जाएगी 1/4 कम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, 1 मिनट मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप सबको पता है धारा I बराबर V/XL होता है। ठीक है, अब XL बराबर होता है 2πfL। इस F के बारे में हमसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना हो जाता है? 1/4 गुना कम हो जाता है। ठीक है, तो इस F का मान 1/4 गुना कम होने से ना धारा का मान भी कितना हो जाता है? 1/4 गुना कम। तो इसका सही जवाब हो जाता है 1/4। ठीक है, 1/4 ये भी कम हो जाएगा, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही चल रही है एक तरह से देखा जाए तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 2 कॉइल का स्वप्रेरण का मान 9 मिली हेनरी और 4 मिली हेनरी है। यदि कपलिंग गुणांक का मान 0.5 है तो कॉइल के बीच का अन्योन्य प्रेरण ज्ञात कीजिए। म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन कितना होता है? इसका सूत्र होता है M बराबर K रूट L1 × L2।
यही इसका फार्मूला होता है। अब देखते हैं, कपलिंग गुणांक है 0.5, L1 दे रखा है हमारा 9 मिली हेनरी और 4 मिली हेनरी, 0.5। इसका देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 का रूट निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 पंचे 30 यानी कि 3 मिली हेनरी है ऑप्शन में, 3 मिली हेनरी, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा, 3 मिली हेनरी। ये रहा, बिल्कुल आसान सा। ये आपको यदि अन्योन्य प्रेरण का ज्ञात करने का सूत्र यदि आपको पता है फार्मूला ना, तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए, ये रहा हमारा 27 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बी, 3 मिली हेनरी। चलिए, अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, 28, 29, 30, शायद 3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। ये रहा हमारा आज का 28 नंबर क्वेश्चन। वायु कोर इंडक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले देखिए, इंडक्टर का प्रयोग तो कॉइल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये कॉइल के बारे में बात नहीं किया है, बात किया है कि वायु कोर के बारे में। एक होता है जैसे एक होता है हमारे पास कोर लोहे का, इसी लोहे के कोर में हम लोग इस तरह से इंडक्टर को लपेट देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि वायु कोर, कोई इंडक्टर है उसको हमें लपेटना है सिर्फ इस तरह से, किसी कोर का उपयोग नहीं करना है। तो वायु कोर वाले इंडक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायु कोर वाले इंडक्टर प्रयोग लो आइडियो फ्रीक्वेंसी में, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी में, फिल्टर में, या फिर पावर सप्लाई में, पावर सप्लाई फिल्टर में। बताइए बताइए, इसका जवाब आप ही लोग दीजिए, मैं वेट करता हूँ, आप दीजिए जवाब क्या होगा। तो चलिए, इसका सही जवाब होता है हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी में, जहाँ पे हमें एक रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी होता है, उच्च मान का फ्रीक्वेंसी होता है, वहाँ पे जो इंडक्टर यूज में लेते हैं ना, उस इंडक्टर में कोई कोर नहीं होता, एयर कोर वाली इंडक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल का आकार मोटा होता है और ये हार्ड होता है, ठीक है। इसको किसी कोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका सही जवाब हो गया 28 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये रहा हमारा आज का 29 नंबर का सवाल। ज्यावक्री तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा का पीक फैक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे पीक फैक्टर का नाम, पीक फैक्टर। इस पीक फैक्टर को और कौन कौन सा नाम से जानते हैं? इसको क्रेस्ट फैक्टर बोला जाता है, और एम्पलीट्यूड फैक्टर, और इसको हम पीक फैक्टर तो है ही, शीर्ष फैक्टर, इसको और किस नाम से जानते हैं? शीर्ष फैक्टर। तो ये इसके नाम हैं, आप इनको ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा पीक फैक्टर ही नहीं पूछता, कभी क्रेस्ट फैक्टर पूछ देता है, एम्पलीट्यूड फैक्टर, शीर्ष फैक्टर, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, आपको यही चीज़ बताना है। बताइए, देखिए पीक फैक्टर जो होता है, पीक फैक्टर, इसको पावर फैक्टर नहीं समझना, पीक फैक्टर समझना। इसका सूत्र होता है VM बाई VRMS, ठीक है। VRMS, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1.11 आता है इसका मान। और एक होता है हमारे पास फॉर्म फैक्टर FF, इसका सूत्र होता है VRMS बट्टा V एवरेज। यदि VRMS होता है पाई, ये होता है 2√2,
जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये इसका उत्तर आता है 1.11, इसका आता है 1.11, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, 1.414 आता है इसका, 1.414, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया हमारा पीक फैक्टर का, ठीक है। अब हम पीक फैक्टर के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, पीक फैक्टर ये तो होता है साइनसोइडल वेव फॉर्म में। यदि वेव फॉर्म हमारे पास रेक्टेंगुलर हो, कौन सा हो, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म हो, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में इसका मान होता है 1.732, और स्क्वायर वेव या फिर डीसी में इसका मान होता है इकाई। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और साइन वेव में अभी हमने देखा, साइन वेव में होता है 1.414, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का अंतिम सवाल, और ये सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम लोग ध्यान से करेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विद्युत मानक के अनुसार निम्न तथा मध्यम वोल्टेज में वोल्टता विचरण कितना माना जाता है। लो वोल्टेज में 5%, मीडियम में 5%, हाई वोल्टेज में 12.5%। यानी कि यदि लो वोल्टेज है तो उसमें विचरण 5% का होना चाहिए, मीडियम है तो भी 5% का, हाई है तो 12.5% का। अब हमसे निम्न तथा मध्यम वोल्टेज का पूछा है, तो निम्न मध्यम वोल्टेज का दोनों होता है 5%। यदि हमें पूछ देता हाई वोल्टेज का तो कितना हो जाता, 12.5%, 12.5%। चलिए इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है। 230 वोल्टेज, सिंगल फेज कितना होता है, निम्न वोल्टेज जो होती है ये सिंगल फेज वाली वोल्टेज होती है, और सिंगल फेज वाली जो वोल्टेज होती है ये 230 वोल्ट होती है। इस 230 वोल्ट का 5% चलिए निकालते हैं कितना आता है, ये कट गया, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 23 पंचे 115/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11/11.5, यानी कि 230 वोल्ट, 230 वोल्ट का 11.5 वोल्ट कम भी हो जाएगा तो भी चलेगा। 230 को घटा दीजिए 11.5 में, कितना आता है, 219 वोल्टेज। जब घटाएंगे तो 219.5 वोल्टेज आएगा। और फिर यदि 230 में से 11.5 वोल्टेज जोड़ देते हैं तब आ जाता है 241.5। यानी कि ये जो 230 वोल्टेज सिंगल फेज की वोल्टेज है, ये 219 वोल्टेज है तो भी सही है, 241 वोल्टेज है तो भी सही है। भारतीय विद्युत मानक के अनुसार ये सही माना जाता है, हम सही नहीं मानते। तो 5% का विचलन यानी कि उतार चढ़ाव चलेगा, इतना मान्य है। तो चलिए साथियों, आज हमने 30 क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। बहुत ही जल्द मैं फिर से मिलूँगा आपको, और वहाँ भी हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं हम, और हमारी मुलाकात फिर से होगी आपके साथ कल। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।